हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 11th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो आपको मालूम है कि 5 टाइप की स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट के अलावा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट भी आ चुकी है। लेकिन अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंसेस आए नहीं हैं। अभी इसके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इन स्टेट्स के बारे में पता है। उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर्स के 3 स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। और ये चारों तरफ जो हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मली हमें ये 3 स्टेट्स ही ऑब्जर्व होते हैं। और इन 3 स्टेट्स में हमें ये देखना होता है कि व्हाट इज द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्टेट्स। अभी तक तो हम लोग सिंपल बात करते हैं, सॉलिड की बात कर लेते हैं तो सॉलिड इज ऑक्युपाइड स्पेस, वॉल्यूम उसका होता है, ये सब नॉर्मल छोटी क्लास में आप पढ़े हैं। लेकिन लिक्विड्स के और गैस के बारे में बात करें तो गैस स्टेट का पूरा डिटेलिंग हमें 11th क्लास में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट क्लास 12th की केमिस्ट्री में है, लिक्विड स्टेट भी है। हमें अभी यहां पर पूरा डिटेल स्टडी करना है गैसेस स्टेट में। स्टूडेंट, आप जानते हो कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो हमारी आंखों के सामने ही एटमॉस्फेयर में, एयर में फ्लो कर रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मैक्सिमम तो दिखाई ही नहीं देते। एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देते। सपोज अगर ऑक्सीजन हमारे सामने हमें विजिबल होती तो शायद हम चल ही नहीं पाते। हम यूं ही करते रहते कि ऑक्सीजन हटो सामने से, नाइट्रोजन हटो सामने से, यही करते रहते। तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हमें विजिबल ही नहीं, हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मल नेकेड आइज से, बट इनको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। इतने सारे कंपाउंड हैं, इतने सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, आपस में जुड़ते रहते हैं, अलग अलग भी होते रहते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स। आपस में उनका जुड़ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स भी जुड़ते हैं। जरूरी नहीं कि केवल लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल जुड़े, गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट्स काम करते हैं। प्रेशर काम करता है, वॉल्यूम काम करता है, उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर काम करती हैं। तो बेटा हमें यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो ये बच्चों वाली बात होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सब जानते होंगे कि सर सॉलिड के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम होता है और ये काफी पैक रहते हैं, इनके बीच में गैप कम होता है, इसी वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। अब आप अगर ये कहें कि सर सॉलिड के अंदर इंटर एटॉमिक स्पेस होता ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज सॉलिड का मॉलिक्यूल्स भी जो पैक रहता है, वो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से पैक रहता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बनाया। आप इसको क्लास 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, इस गैप को बोला जाता है वाइड। क्या कहते हैं बच्चों? वाइड कहते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि बिना वाइड्स के कोई भी सॉलिड इस तरह से अरेंज हो जाए। उसको वाइड तो उसमें होंगे, आप कितना भी पैक कर लीजिए, आप कितना भी पैक कर लीजिए, इसमें वाइड्स होंगे। और यही वाइड्स इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगी आगे चल के, कि कोई सॉलिड कितना अच्छा है, जिसमें नंबर ऑफ वाइड्स जितने कम बन रहे होंगे, वो सॉलिड की पैकिंग उतनी अच्छी होगी। तो नो डाउट ये मानते हैं कि सॉलिड के एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट करती है दोनों के बीच में, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्सेस होते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होती है, इनके अंदर वाइड्स तो होते हैं लेकिन कम, इसी वजह से कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ जाते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी m/v थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा आती है, फ्लो नहीं कर सकते नॉर्मली। कुछ सॉलिड जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो फ्लो भी कर जाएंगे, मिलेंगे अभी अपन को, लेकिन नॉर्मली सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि उसके बीच के इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा होते हैं। अब केवल जरूरी नहीं कि ये केवल एक ही टाइप के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो। सॉलिड तो आयन का भी हो सकता है, उसमें प्लस माइनस स्ट्रेंथ बन रही होगी, उसकी वजह से बहुत रिजिडिटी, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है एक ऐसा सॉलिड हो जिसके अंदर आयन भी हो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स भी बॉन्ड बन रहे हो, नॉन आयनिक पार्टिकल्स भी हों। तो ओवरऑल इन सबके बीच में कुछ फोर्सेस काम करेंगे। इसके बहुत सारी डिटेल स्टडी विल डिस्कस इन क्लास 12th सॉलिड स्टेट।
अब बच्चों जरा लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो आपको भी मालूम है कि सर लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में दे आर हैविंग स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम. They are little free, but little free, not excess. They can't go away to leaving the one particles or they can't break the bonds easily. आपस में ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा. हाँ, इफ यू आर गिविंग टेम्परेचर, हीट आप दे रहे हैं तो नो डाउट दो एटम के बीच के जो डिस्टेंस है वो आप बढ़ा देंगे, बिकॉज आपने उसमें बाहर से फोर्स प्रोवाइड किया हीट से, उसमें एनर्जी दी, तो ये आप दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं. बट लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि इसके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड दे कैन फ्लो. तीसरे नंबर पर बच्चों हम आते हैं जो सबसे ज्यादा डिस्कस हमें 11th चैप्टर में करना है, दैट इज गैसियस स्टेट. तो बच्चों गैसियस स्टेट में आने से पहले आपको यह जानना होगा कि गैसेस नॉर्मली कितनी है, अभी तक हमें कौन कौन सी गैसेस मिली हैं, कौन कौन सी गैसेस के क्या बिहेवियर्स हैं, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में हम लोग जान लेते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें बच्चों तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में हमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस मिलती है हाइड्रोजन. फिर अगर हम 15 ग्रुप की बात करें तो 15 ग्रुप में हमें एक गैस मिलती है नाइट्रोजन. 16 ग्रुप की बात करें तो 16 ग्रुप में हमें गैस मिलती है ऑक्सीजन. अगर 17 ग्रुप की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो फ्लोरीन और क्लोरीन, यहां पर दो गैसेस मिलती हैं. और अगर इनर्ट गैसेस की बात करें तो आपको मालूम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन तो रेडियोएक्टिव है. तो ये हमारे पास गैसेस हैं. और अगर नॉर्मली इन सब की बात करें तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की आपके पास एक गैस हो जाती है. इसके बाद 15th ग्रुप में चलो तो नाइट्रोजन, 16 ग्रुप में चलो तो ऑक्सीजन है, 17th ग्रुप में चलो तो आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन है. इसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन. तो ये गैसेस हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में, इनका एक ओवरऑल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं इन सभी के. तो ये गैसेस है हमारे पास. गैस के बीच के जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या गैस के जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, या तो ये मोनो एटॉमिक टाइप हो सकते हैं, या ये डाई एटॉमिक टाइप हो सकते हैं, या ट्राई एटॉमिक टाइप हो सकते हैं. जैसे अगर गैस की बात करें मोनो एटॉमिक, तो गैस में मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी हमारे पास, जीनोन, रेडॉन, एक्चुअली है तो सभी गैस ही, जीनोन, रेडॉन, ये सारी इनर्ट गैसेस है बेटा, मोनो एटॉमिक होती है. अगर हम इसको डाई एटॉमिक की बात करें, डाई एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी डाई एटॉमिक है. अगर बच्चों हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें तो ट्राई एटॉमिक कौन होती है, ट्राई एटॉमिक गैस नाम सुना होगा आपने, ओजोन, है ना. इसी तरह से आपने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह से पॉली एटॉमिक गैसेस भी होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं पॉली एटॉमिक गैसेस जिसमें मोर देन 3 और 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो बेटा इन चीजों को हमने इसलिए समझा कि इनके अब बिहेवियर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो ये तो हो गए हमारे पास गैस की नॉर्मल कैरेक्टर्स की, हाँ सर मोनो एटॉमिक होती हैं, डाई एटॉमिक होती हैं, ट्राई एटॉमिक होती हैं. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सॉलिड, यहां पर लिख दिया लिक्विड, यहां पर लिख दिया गैस. तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड के पार्टिकल के, फॉर एग्जांपल लेते हैं आयनिक सॉलिड अगर मैं लेता हूं तो यहां पर होगा Na+, यहां होगा Cl-, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा. दो अपोजिट चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा और इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से NaCl एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड होगा, हाई डेंसिटी का सब्सटेंस बन जाएगा एज कंपेयर टू अदर. अगर बच्चों हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जैसे हम लोगों ने बात करी H2O, HOH, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं. कौन से बॉन्ड बन जाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन जरूरी नहीं कि ये सभी लिक्विड्स में बने. इन फ्यू लिक्विड्स जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ सभी लिक्विड्स में बने.
लेकिन कुछ लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं, तो उनकी वजह से भी ये जुड़े रहते हैं। हालांकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक है, वो तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी है। तो कुछ लिक्विड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, कुछ लिक्विड्स के बीच में और तरह के कुछ एट्रैक्शन फोर्सेस आ जाएंगे, जिसको अभी हाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। लेकिन जब गैस के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया, या फिर इन दोनों के बीच में वीक फोर्सेस हो गए, वीक फोर्सेस है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं गैसेस के बीच में। लेकिन मजेदार बात तो ये आती है कि हमें ये देखना है कि क्या गैसों के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना, क्या गैसों के मॉलिक्यूल्स या गैसों के एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर बिल्कुल फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन होते हैं। तो बेटा पहली बात तो आपको याद रखना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स नंबर 1 दे आर टोटली फ्री फ्रॉम अदर एटम, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स के बीच में भी बच्चों एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो इनके बीच में जैसे मान के चलिए ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, अटैक कर रहा है, वॉल के ऊपर टक्कर लगा रहा है, वॉल के ऊपर टक्कर लगा रहा है, और यही क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या है आपको मालूम है, डिपेंड करता है फोर्स और एरिया के ऊपर। तो जब ये मॉलिक्यूल्स इस पर टक्कर लगा रहा है तो साथ साथ इसके जो पीछे के मॉलिक्यूल हैं वो इसको पार्शियली अट्रैक्ट भी करते हैं। अट्रैक्शन भी बहुत माइन्यूट इनके अंदर होगा, वो भी हमें मिलेगा। तो गैस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लो डेंसिटी है, क्योंकि गैस का एक एटम दूसरे एटम से टोटली सेपरेट है, दूर है, या वन मॉलिक्यूल इज सेपरेट फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा कम है। तीसरी चीज, ये जिस कंटेनर में भरे जाते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इसी वजह से कोलिजन करते हैं, टक्कर लगाते हैं, और इसी टक्कर की वजह से पैदा हो जाता है फोर्स या प्रेशर। इसी टक्कर से पैदा हो जाता है बच्चों प्रेशर। तो ये गैसेस के हम लोगों ने कुछ नॉर्मल चीजों को अभी देखा। अब हमें यहां पर बेटा बात करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, कि जो ट्रिपल पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। ट्रिपल पॉइंट्स, तो पहले ट्रिपल पॉइंट पढ़ते हैं और फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे हम लोग वॉन डर वाल फोर्सेस के ऊपर। तो ट्रिपल पॉइंट हम जल्दी से अपन देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिपल पॉइंट, तो आपको बताना होगा कि सर ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। तो बच्चों मैं समझा देता हूं आपको ट्रिपल पॉइंट क्या है। बेटा एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा आप कह सकते हो जैसे डिग्री सेल्सियस में कोई एक सब पॉइंट, जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो, अगर एट अ टेम्परेचर, और वो भी कैसा, फिक्स्ड। अगर किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो और गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सके, ऐसे पॉइंट्स को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अपना वाटर। तो वाटर ट्रिपल पॉइंट्स को कुछ लिमिटेशंस के साथ कवर करता है। अगर कोई यूं ही बोल दे कि नहीं ट्रिपल पॉइंट सोर्स वाटर, नो, कुछ लिमिटेशंस के साथ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपोराइज भी होने की क्षमता रखता है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ, विल डिस्कस लेटर। अब ट्रिपल पॉइंट के बाद बेटा हम बात करते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस। तो वॉन डर वाल फोर्सेस ये हमारे सामने रहे बेटा। एक्चुअली वॉन डर वाल फोर्सेस कोई एक तरह की फोर्स नहीं है। अगर हम लोग सोचते हैं इस चीज को, मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि वॉन डर वाल फोर्स इज ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स। वॉन डर वाल फोर्सेस इज अ कम्युलेटिव फोर्स, एक बहुत कई चीजों से मिलकर जनरेट होने वाली फोर्स है। वॉन डर वाल फोर्स कोई एक तरह की फोर्स नहीं है कि भाई ये फोर्स लगी और ये वॉन डर वाल फोर्स हो गई।
अगर वंडरवॉल फोर्स को आप डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इतनी सारी फोर्सेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आप वंडरवॉल फोर्सेस को, इनको कम्युलेटिव करके, इनको सबको मिला के एक फोर्स जो बनेगी, दैट विल बी वंडरवॉल फोर्स। तो बच्चों, ये फोर्स एक्चुअली होती क्या है, पहले इस पर अपन लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए वंडरवॉल फोर्स, स्टेट ऑफ मैटर का ये सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, वंडरवॉल फोर्स। तो पहले देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर लिखा है नंबर 1, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, ये होता क्या है बच्चों? पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। नंबर 1 कहां पर? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉट इन मेटेलिक एटम्स। ये मेटेलिक एटम्स में नहीं होगा, ठीक है? ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। डाइएटॉमिक गैस में हो सकता है, मोनोएटॉमिक गैस में हो सकता है। अब यहां पर लिखा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो बेटा जो डिस्पर्जन फोर्स होता है, डिस्पर्जन वर्ड किससे मिलता जुलता है? डिस्पर्स। अगर मैंने कहा कि हमारे पास N2 है, O2 है, H2 है, एक्सेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर मैंने यहां पर नाइट्रोजन का एक एटम लिखा N, ठीक है, इसका मैंने ये बना दिया न्यूक्लियस, इसका ये बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग। मैंने इसके बगल में दूसरा नाइट्रोजन बनाया, ये प्लस, ये बना दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है बेटा। एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था सोमरफील्ड। साइंटिस्ट सोमरफील्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जरूरी नहीं कि सेंट्रलाइज्ड चीज के चारों तरफ घूमे, वो कभी कभी पोलर भी हो सकता है, कभी एक तरफ जाएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के एक साइड भी जा सकता है, दूसरी साइड भी जा सकता है। तो इन केस अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा इस तरह से टर्न आउट हो गया, तो बेटा यहां देखो इस तरफ काफी माइनस के चार्ज इकट्ठे होंगे, नेगेटिव चार्ज क्लाउड यहां पर ज्यादा आ रहा है, यहां पर क्लाउड ज्यादा आ गया। तो आप खुद सोचिए कि इस तरफ ऑटोमेटिक एक जनरेट हो गया कौन सा चार्ज? न्यूक्लियस का पॉजिटिव। अब इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव जो दूसरा मॉलिक एटम था, जो भी बिल्कुल न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये हो जाएगा यहां पर नेगेटिव, और फिर से दूसरी तरफ क्या बनने लगेगा? पॉजिटिव। तो बेटा ये एक चार्ज होता है डिस्पर्सन फोर्स, जो कि न्यूट्रल एटम्स के बीच में क्रिएट होता है। किसी भी तरह का इन दोनों के ऊपर पहले चार्ज नहीं था, लेकिन जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर टू द अनदर एटम और मॉलिक्यूल एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लिटिल डिस्पर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन अनदर साइड दैट फॉर्म्स अ पॉजिटिव चार्ज, एंड wherever the electronic clouds collaborates or collected, that place converts into partially negatively charged cloud. So in this atom that was neutral, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां खींचा, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, इसके प्लस ने दूसरे न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पार्शियली अट्रैक्शन है, बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स है, याद रखना इससे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स और कोई होता ही नहीं। वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वीकेस्ट इंटर एटॉमिक फोर्सेस, सबसे वीक फोर्स है। और इसमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा बेटा। कैसे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा? अगर आपने ऐसे किया तो इसमें एक डाइपोल ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, जहां की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जा रहे हैं, इधर की तरफ एक डाइपोल क्रिएट हो गया। अब इसके सामने अगर कोई मान के चलो बेटा एटम होगा, तो इसका न्यूक्लियस देखो यहां आ जाएगा। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ जी सर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या होगा? प्लस, और यहां पर क्या होगा? माइनस। तो इस पर भी एक सेम डाइपोल फोर्स ये क्रिएट हो जाएगा। तो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, पार्शियली डाइपोल क्रिएट हो रहा है, और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। अगर हम लोग बात करें कि इसकी एनर्जेटिक इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी E
इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी है बेटा वो है 1/r का पावर 6। r क्या है? r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अच्छा, इसका यूज कहां पर है? इसका यूज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, याद रखना है। मान के चलिए हमारे पास पेंटेन है, ठीक है? क्या है मेरे पास? एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3। ये क्या है बेटा हमारे पास? पेंटेन। एल्केन का एक मॉलिक्यूल है। एल्केन का मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो बेटा ये क्या है हमारे पास? पेंटेन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है, और आपको मैंने बताया था कि जब कोई एटम एक दूसरे के साथ अरेंज होते होते लंबे लंबे बना लेता है तो सरफेस एरिया लंबा करता है, और सरफेस एरिया जब ज्यादा हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसका 36.2 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। 36.2 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख दें, CH3 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 CH3, क्या पीछे से दिख रहा है? वहां से मैं एक बार चेक कर लूं। ओके, वेरी गुड। तो अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसी का सरफेस एरिया जब आपने कम कर दिया बच्चों, तो केवल 9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट रह जाएगा। और ये एक्सप्लेन करता है लंजन फोर्सेस को या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस को। ये क्योंकि इसमें जब आपने एक लंबी चेन बनाई, सरफेस एरिया आपने ज्यादा कर दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 36.2 डिग्री सेल्सियस। उसी को जब आपने ब्रांच स्ट्रक्चर में लिखा, देखिए उतनी कार्बन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उतनी हाइड्रोजन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट केवल 9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट निकलता है बच्चों। 9 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचिए कहां 36.2 डिग्री सेल्सियस और कहां 9 डिग्री सेल्सियस, कितना अंतर है। तो ये किसका चमत्कार है? ये सिर्फ है मैजिक किसका? डिस्पर्सन और लंजन फोर्सेस का। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है? सेकंड टॉपिक हमारे पास है डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्स। बेटा जो हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन है, इस बात में इसमें हमें यूज करना है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल HCl HCl। अगर हमने HCl को ले लिया या H2O को ले लिया या NH3 को ले लिया, तो ऐसे मॉलिक्यूल बेटा यहां पर आपने HCl लिया, एक तरफ आप H बना दीजिए, एक तरफ Cl, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे अरेंज होगा कि इसका H और इसका Cl आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बच्चों अपोजिट चार्ज है, इन दोनों के बीच में। और इस चार्ज की वजह से ये इतना एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। वन मॉलिक्यूल का Cl क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज था, दूसरे मॉलिक्यूल का H क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था, एक दूसरे से यहां पर जुड़ जाएगा और जुड़ नहीं जाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा और पास आ जाएगा, और यहां पर एक पार्शियल और स्मॉल फोर्स बच्चों पैदा हो जाएगा। और यही फोर्स क्योंकि डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ज्यादा मोर डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लें, H2S एंड PH3। H2S का नाम जानते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड बच्चों, ठीक है, और दूसरा है अपने पास PH3। तो इन दोनों की अगर एक H2S दूसरे H2S के पास आया या एक PH3 दूसरे PH3 के पास आया, तो इन दोनों में किसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, तो उसके लिए आपको डाइपोल देखना पड़ेगा। H2S का 1.10 होता है और PH3 का 0.55 होता है। 1.10 0.55 डाइपोल मूवमेंट है। डिवाइस से यूज करते हैं, आपको मालूम होगा, ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट, ये भी इसका डाइपोल मूवमेंट है। तो बेटा आप खुद सोचो कि H2S के बीच में सल्फर है
और हाइड्रोजन है, इनका डाइपोल मोमेंट 1.10 डिवाइड हो रहा है, इनका डाइपोल मोमेंट 0.55 डिवाइड हो रहा है। तो आप खुद सोचिए जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा फॉर्म होंगे पार्शियली, और वो दूसरे मॉलिक्यूल को उतनी ही ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव द लिटिल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू द डिस्पर्सन एंड द लंडन फोर्स। उनके कंपेयर में तो कम से कम इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स इनका कम हो जाएगा। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं बच्चों, एंड नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, तो ये क्या होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मजेदार बात सुने आप, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एक बार हमने लिया, यहां पर लिख देता हूं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमारे पास कोई डाइपोल मॉलिक्यूल है HCl, यहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। आप I2 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल आपका मन करे वो ले लीजिए, डाइपोल इंड्यूस्ड होना चाहिए। एक के ऊपर चार्ज है, एक नॉन पोलर है, एक कैसा है पोलर, इसको मैं क्या लिख दूं पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब बेटा यहां देखो Cl माइनस पार्शियली H पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास ये तो नॉन पोलर है, इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेगा ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक इसके ऊपर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, और इस तरफ ये बन जाएगा नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, क्योंकि इधर क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों वो अपने आप अपने ऊपर क्रिएट कर लेगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर लेगा, और इसको बोलते हैं डाइपोल। और ये क्या है इंड्यूस्ड, यानी दोनों हो गए अपने पास डाइपोल इंड्यूस्ड और फिर डाइपोल, फिर यहां पर कोई डाइपोल आप लगा सकते हो H प्लस Cl माइनस डाइपोल, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जब क्रिएट होंगे तो ऐसे फोर्सेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ऐसे भी गैसेस के बीच में फोर्सेस बनेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इसको देख लेते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, जल्दी से देखते हैं बच्चों। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, बेटा इसमें क्या होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका मतलब क्या है कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एक तो होगा आपके पास आयन, ठीक। तो बेटा हमने यहां पर आयन बनाया, मानो क्या बनाया NO3 का आयन बना दिया। आप कहेंगे सर NO3 के ऊपर तो नेगेटिव क्लाउड चारों तरफ होगा, हाँ इसके ऊपर तो नेगेटिव क्लाउड चारों तरफ, इतने सारे माइनस नहीं है बट माइनस का इन्फ्लुएंस है। इसके बगल में मैंने एक मॉलिक्यूल रख दिया आयोडीन का, ये रख दिया NO3 माइनस का। आयोडीन एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक I यहां पर है, एक I यहां पर है। अब आप देखो बेटा एक तरफ हमारे पास आयन है, एक तरफ इंड्यूस है। आयन के ऊपर एक्सेस माइनस है, आयंस के ऊपर एक्सेस माइनस है, हालांकि 1 माइनस इज देयर बट दैट 1 माइनस इज स्प्रेडेड ओवर द होल स्फीयर, तो इस पूरे के ऊपर फैला हुआ है। अब ये जो माइनस है इन दोनों को क्या बदलाव लाएगा इनमें, 1I ऑटोमेटिक विल वर्क एज पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस I के इलेक्ट्रॉन जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो दूर भागेंगे इससे, क्यों सेम चार्ज का रिपल्सन होगा। इस आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूर भागेंगे, जिस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत इकट्ठा हो जाएगा और इस तरफ की तरफ ये माइनस की तरह शो होने लगेगा और इधर ये प्लस की तरफ शो होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास आयन कौन सा था बच्चों नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने आयोडीन के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ पहुंच गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से इट इज बिहेविंग एज अ पॉजिटिव स्फीयर, और ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, और इन दोनों के बीच में यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया।
तो ये हो गया आयन इंड्यूस। बेटा आयन इंड्यूस में प्लस का भी हो सकता है, आप यहाँ पर NH3 ले लो, NH4 प्लस ले लिया मैंने यहाँ पर, इसके ऊपर पूरे पर प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लगा दिया I का, और भी कोई लगा सकते हो आप। तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब माइनस इस तरफ आ जाएगा और प्लस इधर चला जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच जाएंगे। सो आयन इंड्यूस इस तरह के भी अट्रैक्शन फोर्स बच्चों होते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से गैसों के बीच में जितने भी फोर्सेस क्रिएट होंगे उन सबको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। अब चलते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स की तरफ, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसको समझना बहुत जरूरी है, तब हम जाकर के स्टेट ऑफ मैटर को ठीक से समझ पाएंगे। तो बच्चों आते हैं जरा हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते क्या है। बेटा याद रखना है ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। ओके, सो कैरी ऑन विद नेक्स्ट पीरियड।